हेलो एवरीवन। तो आप सभी कैसे हैं? सभी को हरे कृष्ण राधे राधे। जैसा आप सभी को पता है कि जो हमारी क्लासेस है वो सीडीपी की क्लासेस चल रही हैं और ये जो क्लासेस आपकी है ये सीडीपी आपके 6 to 8 के लिए ये क्लासेस हैं। पेपर 2 का है। तो आप सभी को जैसा कि पता है कि पेपर 2 का हमने आपको कहा था कि 20 तक हम 20 क्लासेस करके उसके बाद हम क्या करेंगे कि पेपर 1 का करेंगे। पेपर 1 का करने के बाद बाकी जो हमारे बचते हैं उसको हम करेंगे। देखिए यहाँ पे कुछ लोग का क्वेश्चन आया था कि मैम जो बाकी की क्लासेस है वो कब होंगी। तो धीरे धीरे आपकी क्लासेस मैं दे दूँगी डेली। अभी एक क्लासेस दे रहे हैं, कुछ दिन बाद हम आपको 2 क्लासेस देना स्टार्ट कर देंगे। और इसमें किसी ने पूछा था कि मैम पीडीएफ मिल जाएगा क्या? तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइएगा और 2 से 4 दिन में मैं देखती हूँ वहाँ पे मैं सारे पीडीएफ आपको प्रोवाइड कर दूँगी। जिनके पास जो नहीं है, जो भी मटेरियल हमें मिलता है हम आपको वहाँ पर चैनल पर प्रोवाइड कर देंगे, आप वहाँ से गेन कर सकते हैं। तो चलिए क्वेश्चन हम देखते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? क्वेश्चन नंबर 1 है। और हाँ, अभी याद आया कि किसी ने कहा था आप ही में से कि मैं जो आपका 13 है, 13 के बाद 13 में आपने तो 15 क्वेश्चन पढ़ा दिया, बाकी के 15 क्वेश्चन कहाँ गए? तो मैं देखिए सारे क्वेश्चन पढ़ाई हूँ, मैंने आज प्लेलिस्ट बना दिया है। तो आप सभी प्लेलिस्ट में जाकर देखिएगा, 1 से लेकर 16 तक पूरा आपके मैंने वीडियो डाल दिया है। तो 1 से 16 तक आपका वीडियो वहाँ पर डल गया, आप जाकर वहाँ से देख सकते हैं। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से हम। क्वेश्चन नंबर 1 आपका है कि निम्न में से कौन से संवेगात्मक विकास का हिस्सा है? ऑप्शन ए है अंतर्वैयक्तिक कौशल, बी है अवधान व स्मृति, सी है शारीरिक प्रणाली की क्रिया, डी है आपका प्रतिबोधिक और गतिक कौशल। ठीक है, प्रतिबोधिक और गतिक कौशल। तो उत्तर दीजिएगा आप सभी क्या होगा? मैंने आपसे हमेशा कहा है कि आपको उत्तर देने से पहले आप एक पेन कॉपी लेकर बैठा करिए और वहाँ पे 1 2 3 4 इस तरीके से, अगर आप मेरी डेली वीडियो देखते हैं तो हमने आपको डेली बताते हैं कि 1 2 3 4 ऐसे करके 15 तक लिख लीजिए और वहाँ पे मैं आप क्वेश्चन का आंसर दीजिए। जैसे आपने इसमें से बी मान लिया या ए मान लिया, तो अगर मैं बताती हूँ क्वेश्चन आपका सही होता है तो सही करिए, गलत होता है तो गलत करिए। उसके बाद लास्ट में लास्ट में आप काउंट करिए कि आपने कितना नंबर गेन किया है। चलिए देखते हैं इसका जो उत्तर है वो क्या होगा हमारा क्वेश्चन नंबर 1 का। क्वेश्चन नंबर 1 का जो सही उत्तर होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा कि जो हमारा इमोशनल डेवलपमेंट होता है वो आपका इंटरपर्सनल स्किल्स है। ठीक है, अब इसे याद कैसे करेंगे ये देख लीजिएगा। देखिए लोगों का जो इमोशनल होता है, इमोशन हम कहते हैं ना, ये हमारा इमोशन है, ये आपका इमोशन है, तो उसको क्या है सबका अपना पर्सनल होता है। ठीक है, इंटरपर्सनल स्किल्स ऐसे याद करेंगे। ये पर्सनल होता है, ये क्या है संवेगात्मक विकास का क्या है, एक हिस्सा है। अंतर्वैयक्तिक, अंतर्वैयक्तिक का मतलब आप समझ सकते हैं कि हमारे इमोशन कहाँ से आती है, अंदर से आती है, अंतरात्मा से आपकी आती है। तो इस तरीके से एक ट्रिक से आप याद कर सकते हैं। चलिए दूसरा हम देख लेते हैं। तो इस तरीके से आपको आई होप पता चल गया होगा कि जो हमारा संवेगात्मक का जो हिस्सा है वो क्या है, अंतर्वैयक्तिक कौशल है। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आपसे पूछा गया है कि कौन से कारक बच्चों के विकास को निर्धारित व प्रभावित करते हैं? देखिए बच्चों के विकास को, ठीक है, डेवलपमेंट को पूछा है। डेवलपमेंट से आपको हमेशा 2 क्वेश्चन पूछता है। कोहलबर्ग से 2 क्वेश्चन, पियाजे से 2 क्वेश्चन और तर्क का भी 2 क्वेश्चन। तो मैं सारा क्वेश्चन कराते जाती हूँ, आपके जितने पैटर्न है आप फॉलो करिए इस तरीके से। ऑप्शन 1 है कि आनुवंशिकता, 2 है भौतिक वातावरण, 3 आपका है सामाजिक सांस्कृतिक कारक। ऑप्शन ए है 1 और 3, बी है 1 और 2, सी है 2 और 3 एंड डी है आपका 1 2 और 3। तो इसमें से कौन सा उत्तर सही होगा? अब आपको बताना है कि विकास को निर्धारित व प्रभावित करता है, क्या करता है? तो आप सभी बताइएगा इसमें से। तो चलिए यहाँ पर हम देख लेते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का जो ऑप्शन नंबर डी होगा वो बिल्कुल सही होगा। तो यहाँ पे देखिए 1 2 और 3 कैसे होगा? आनुवंशिकता भी बहुत जरूरी है हमारे विकास के लिए, जो हमारा फिजिकल इन्वायरमेंट होता है वो भी जरूरी होता है, और सोशियो कल्चर भी हमारे विकास के लिए बहुत ज़रूरी है। सोशियो का मतलब आप समाज से भी सीखते हैं, समाज से चीज़ें सीखने के लिए विकास के लिए ज़रूरी है। हेरिडिटी भी आपको ज़रूरी ही है और फिजिकल इन्वायरमेंट भी आपको ज़रूरी है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। देखिए जैसा कि हम आपको डेली कहते हैं जो कथन और कारक का होता है हम उसको ऑप्शन नहीं दिखाते हैं। तो आज देखिए ये क्वेश्चन इतना ज़्यादा बड़ा होता है कि पूरा स्क्रीन पर नहीं आ पाता है। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं। कथन 1 है कि स्कूल में सीखने के लिए बच्चों के गति कौशल का समन्वय महत्वपूर्ण नहीं है। तो ये तो ऐसे ही गलत हो गया कि देखिए मोटर कोऑर्डिनेशन ऑफ चिल्ड्रेन इज नॉट इम्पॉर्टेंट फॉर लर्निंग एट द स्कूल।
ऐसा नहीं है कि वो इम्पॉर्टेंट नहीं है, तो ये ऐसे ही गलत हो गया। ठीक है, जरूरी है बच्चों के सीखने के लिए जो गति कौशल है वो बहुत महत्वपूर्ण है आपका। रीजन क्या दे रहे हैं, क्योंकि लर्निंग एंड डेवलपमेंट आर इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर। अब देखिए इनका क्या कहना है कि लर्निंग और डेवलपमेंट एक दूसरे पर इंडिपेंडेंट है, इसीलिए क्या कह रहे हैं कि इसीलिए हमारा कौशल समन्वय नहीं है। अब आइए आगे देखते हैं। तो देखिए यहाँ पर क्या दिया गया है, यहाँ पर इन्होंने दे दिया कि सीखना, जो आपका तर्क है, क्योंकि सीखना और विकास एक दूसरे से स्वतंत्र है। ऐसा नहीं है, सीखना और विकास एक दूसरे से स्वतंत्र नहीं है, वो एक दूसरे पे डिपेंड है। ठीक है, वो इंग्लिश का जो था आपका गलत दे दिया था, वहाँ देख लीजिएगा, वो इंग्लिश वाला जो है वो सही रहता, क्योंकि डिपेंड ऑन ईच अदर था, तो एक दूसरे पे क्या है, ये एक दूसरे से स्वतंत्र नहीं है। ठीक है, ये एक दूसरे पे क्या है, डिपेंड करते हैं, सीखना और विकास। इस तरीके से ये यहाँ पर दिया है, तो आपका तर्क भी क्या है, इन्होंने गलत ही दिया है। तो ऑप्शन नंबर हमारा क्या होगा, डी सही होगा कि बोथ ए एंड आर फॉल्स। ठीक है, वहाँ पे उन्होंने कहा कि कौशल क्या है, महत्वपूर्ण नहीं है, तो ये गलत है, कौशल बहुत महत्वपूर्ण है। और सीखना और विकास एक दूसरे से स्वतंत्र है, ऐसा भी नहीं है सीखना और विकास एक दूसरे से स्वतंत्र होंगे, तो ये भी गलत हो गया। तो ये दोनों आपका क्या, ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या होगा, बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 4 आपका है कि माध्यमिक स्कूल में परिवार व समकक्षियों की बच्चों के विकास में क्या भूमिका है। ऑप्शन ए है दोनों की कोई भूमिका नहीं है। देखिए माध्यमिक स्कूल पूछा है, माध्यमिक स्कूल का मतलब क्या होता है, 6 to 8, मैं रोज आपको बताती हूँ। ठीक है, ऑप्शन बी है परिवार की कोई भूमिका नहीं है, समकक्षियों की भूमिका है। ऑप्शन सी है समकक्षियों की कोई भूमिका नहीं है, परिवार की भूमिका है। ऑप्शन डी है दोनों की अलग अलग परंतु महत्वपूर्ण भूमिका है। तो आपको बताना है। अब देखिए क्वेश्चन में कहना क्या चाह रहा है, ये सीधे सीधे पढ़िए। जैसे आप क्या है क्लास 6 में पढ़ रहे हैं, तो आपसे ये कहा जा रहा है कि परिवार व समकक्षियों के बच्चों के विकास में क्या भूमिका है। अगर आप क्लास 6 में पढ़ रहे हैं तो आपके विकास में क्या भूमिका है, तो आपके विकास में देखिए परिवार का भी भूमिका जरूरी है और आपके दोस्त की भी भूमिका जरूरी है, लेकिन दोनों का जो भूमिका होना चाहिए वो देखिए, परिवार की भूमिका अपनी जगह है, आपके दोस्त की भूमिका अपनी जगह है। परिवार के साथ आप कुछ और सीखेंगे, दोस्त के साथ बैठेंगे तो कुछ और सीखेंगे, सिखाते दोनों हमें हैं, लेकिन इनका जो भूमिका है वो अलग अलग होगा। तो अब तो उत्तर आप दे ही सकते हैं इतना बताने के बाद। तो चलिए देखते हैं, ऑप्शन नंबर डी सही होगा कि दोनों की अलग अलग है परंतु महत्वपूर्ण भूमिका है। दोनों की भूमिका महत्वपूर्ण है, भले वो क्या है, भूमिका इनकी अलग अलग है। ठीक है, अगला ये देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 आपसे पूछा गया है कि एक विद्यार्थी शाब्दिक कथन के तर्क को बिना वास्तविक परिस्थितियों से संबंधित किए विवेचन कर लेता है। पियाजे के अनुसार विद्यार्थी संज्ञानात्मक विकास की किस अवस्था में है। ऑप्शन ए है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, बी है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, सी है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, डी आपका है संवेदी गामक अवस्था। क्वेश्चन को आप ध्यान देंगे कि पूछना क्या चाह रहा है। पूछ रहा है कि एक विद्यार्थी शाब्दिक कथन के तर्क को बिना वास्तविक परिस्थिति से संबंधित किए, वो वास्तविक परिस्थिति से संबंधित नहीं कर रहा है, उसके किए बिना ही, मतलब अपने जो उसकी रियल लाइफ है उससे बिना जोड़े ही वो क्या है, विवेचित कर लेता है। तो अब पियाजे जी के अनुसार आप बताएंगे कि इसका जो विकास है, संज्ञान है, उसका जो दिमाग है, संज्ञान का मतलब एक ट्रिक समझ लीजिए, अपना दिमाग समझ लीजिए। ठीक है, तो किस विकास की किस अवस्था में आएगा। तो उत्तर देखते हैं, ये जो आएगा आपके औपचारिक संक्रियात्मक फॉर्मल ऑपरेशन स्टेज में आएगा आपका। ठीक है, अगर यही क्या करता, वास्तविक परिस्थिति से जोड़ता, ये उससे संबंधित नहीं कर रहा है, तब क्या है, फॉर्मल है। अगर यही जोड़ता तो क्या होता, प्री ऑपरेशनल होता, क्योंकि ये पिछली चीज़ों से जोड़ के बताता, तब किस में जाता, प्री ऑपरेशनल में जाता। ये क्या कर रहा है, जोड़ नहीं रहा है, वो सीधे बता रहा है, तब ये क्या है, फॉर्मल में जाएगा। ये ध्यान रखिएगा आप सभी। तो इसका उत्तर क्या होगा, क्योंकि यहाँ पर ये क्या है, जोड़ नहीं रहा है अपने वास्तविक जीवन से, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही होगा। चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 6 है कि जीन पियाजे के अनुसार बच्चों की सोच वयस्क को डैश होती है। तो देखिए यहाँ पे हम आपको डेली बताते हैं, देखिए जीन पियाजे से क्वेश्चन आ गया, अभी दूसरा भी आ जाएगा, वाइगोस्की से आएगा, कोहलबर्ग से आएगा, तर्क से आपका 2 से 3 क्वेश्चन आता है। तर्क वाला आप डेली करिएगा, भूलिएगा मत। ठीक है, चलिए ऑप्शन ए है से गुणात्मक रूप से भिन्न, से मात्रात्मक रूप से भिन्न, से कम, से बेहतर। अब जीन पियाजे आपसे क्या पूछना चाहते हैं, सीधा सीधा है कि जो बच्चा है, जो बच्चे की सोच होती है तो वो बड़ों से कैसी होती है, आपको ये बताना है यहाँ पे क्वेश्चन में।
तो देखिए जो बच्चे की सोच होती है वो क्या होती है, बड़ों की सोच में क्या होती है, उनकी जो क्वालिटेटिव डिफरेंट होता है उसमें, गुणात्मक रूप से, ठीक है, मात्रात्मक नहीं लिखेंगे। क्यों नहीं लिखेंगे, ये जीन पियाजे नहीं कहते। मात्रात्मक मतलब ऐसा नहीं है कि बड़े जितना सोच सकते हैं वो छोटा नहीं सोच सकता है, बस उनका क्या क्वालिटी आप समझ लीजिए कि उनके सोचने की जो क्वालिटी होगी वो अलग होगी। जैसे कि हम बड़े हैं तो किसी चीज़ को हमें समझाया जा रहा है तो वो चीज़ें हम अलग तरीके से समझेंगे, कोई बच्चा है वो अलग तरीके से समझेगा। जैसे अभी आप 25 से 26 साल के एज में होंगे, ठीक है, तो आप क्या है, मैच्योर हो चुके हैं, आप एक अलग तरीके से सोचेंगे। यही आपके साथ पढ़ने वाला कोई दूसरा लड़का है जो अभी 12th में या आपका 9th-10th में पढ़ता होगा, उसमें मैच्योरिटी उतना नहीं है, तो वो क्या है, वो अलग तरीके से सोचता है, ठीक है। यही है मतलब कि मात्रा उतना ही है, जरूरी नहीं कि आप इतना वो नहीं सोच, हो सकता है आपसे ज़्यादा भी वो सोच सकता है। बहुत सी चीज़ें हो सकता है कि आप 26 साल के हैं, आप कुछ कम चीज़ें सोच रहे हैं और आपका जो छोटा वाला है वो आपसे ज़्यादा सोच रहा है, ये चीज़ें। लेकिन डिफरेंस बस कहाँ आता है कि गुणात्मक जो सोचने की जो आपकी क्वालिटी होती है, बस वही उसी में अंतर होता है, बाकी सब सही है। मात्रा में तो वो आपसे ज़्यादा भी चला जा सकता है, बस क्वालिटी में अंतर होता है इनमें, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, ये जीन पियाजे का कहना है। अब आई होप आपको ये दिमाग में बैठ गया होगा, आइंदा अगर ऐसा क्वेश्चन आएगा तो आप गलत नहीं करेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कोहलबर्ग जी भी आ गए हैं, देखिए सुनते सुनते ये भी आज ही जाते हैं, इनका भी मन नहीं लगता है। देखिए कोहलबर्ग के नैतिक विकास के किस चरण में व्यक्तियों का मानना है कि नियमों से आपसी समझौते शामिल होने चाहिए और व्यक्ति के अधिकारों की रक्षा की जानी चाहिए। ऑप्शन ए है यांत्रिक सापेक्षता अभिविन्यास, बी है सजा और आज्ञाकारिता अभिविन्यास, सी आपका है सामाजिक अनुबंध अभिविन्यास और डी आपका है अच्छा लड़का अच्छी लड़की अभिविन्यास। देखिए कोहलबर्ग, अब यहीं से आपके क्वेश्चन से ही एक आंसर बन जाता है, एक और क्वेश्चन बन जाता है कि कोहलबर्ग ने कौन सा सिद्धांत दिया है। तो इन्होंने कौन सा सिद्धांत दिया, आपका नैतिक विकास का सिद्धांत दिया है। एक तो आपने इसी में से खोज लिया, ठीक है। कभी कभी आप देखेंगे एग्जाम में क्या होता है ना, जैसे कि कोहलबर्ग का नैतिक विकास का सिद्धांत बताइए, ये क्वेश्चन दे दिया। अब आप उसमें क्या करिएगा ना, कभी आपको नहीं पता है कि नैतिकता का सिद्धांत होता है। अब जब कोहलबर्ग से कोई बड़ा क्वेश्चन आए ना तो उसमें ढूंढिएगा, देखिएगा उसमें पक्का नैतिकता दिया रहेगा। कभी कभी ऐसा होता है, तो हो सकता है आपके पेपर में दिया हो और आपको मिल जाए, तो आप ऐसे ढूंढने की कोशिश किया करिए थोड़ा बहुत, ठीक है। अगर चीज़ें ना पता हो तो आप पिछला पेपर जो है क्वेश्चन है उसको पलट के एक बार दो बार देखेंगे, तो जो चीज़ें आपको भूली है ना, हो सकता है उसमें लिखा हो तो आपको याद आ जाए। चलिए देखते हैं इसका जो उत्तर है क्या होगा हमारा। तो जो उत्तर होगा आपका क्वेश्चन नंबर 7 है आपका, तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा कि सामाजिक अनुबंध अभिविन्यास, ठीक है। कैसे होगा, देखिए विकास के किस चरण में व्यक्तियों का मानना है कि नियमों में आपसी समझौते शामिल होने चाहिए। नियम में क्या हो, आपसी समझौते शामिल हो और व्यक्ति अधिकार की रक्षा की जानी चाहिए। तो अब ये क्या है, समाज से जुड़ा है, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे कि सोशल कॉन्ट्रैक्ट ओरिएंटेशन में आएगा ये, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या होगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 7, हाँ ये 8वां है, लगा लीजिएगा, ठीक है। लेवागस्की ने डैश सिद्धांत में प्रस्तावित किया कि सीखना ज्ञान के सह निर्माण की प्रक्रिया है। ऑप्शन ए है व्यवहारवादी, बी है सामाजिक सांस्कृतिक, सी है सूचना के प्रसंस्करण और डी आपका है मनोगतिकी। अब देखिए जो बच्चे हमसे लगातार जुड़े हैं उनको पक्का पता होगा कि हमने लेवागस्की से अभी कल ही हमने एक ट्रिक बताया था कि जब लेवागस्की आए तो आपको क्या फॉलो करना है। आप उत्तर दीजिएगा तो बताते हैं। देखिए डेली आपको मैं लेवागस्की से क्वेश्चन बताती हूँ और आपने डेली अगर जो डेली प्रैक्टिस सेट करते होंगे आप लोगों ने देखा ही होगा कि वहाँ पे लेवागस्की से यही क्वेश्चन बस आपको घुमा फिरा के देता है। देखिए कहीं भी आपको अगर लेवागस्की दिखे और आपको सामाजिक सांस्कृतिक दिख गया तो समझ जाइए कि आप बस सीधा आंख बंद करके सामाजिक सांस्कृतिक पर लगा के चले आइए, आपका क्वेश्चन सही हो जाएगा, ठीक है। आप रट लीजिए लेवागस्की आए तो हमें सोशियो कल्चरल लगा के आना है, ठीक है, सामाजिक और सांस्कृतिक। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन आपका है, देखिए फिर से लेवागस्की जी आ गए। हमने जैसा कहा था कि दो दो क्वेश्चन इन लोग से आते हैं, तो अगर आप डेली पैटर्न फॉलो करते हैं तो मैं गारंटी के साथ कह रही हूँ आप 26 से 27 नंबर आराम से ला देंगे।
ठीक है, चलिए क्वेश्चन है कि निम्न में से क्या लेवागिस्की के, सॉरी क्वेश्चन फिर से पढ़ देते हैं हम, आवाज़ आया होगा आपको। चलिए क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से क्या लेवागिस्की के सिद्धांतों का उपयुक्त कक्षागत निहितार्थ है। ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए है हमारा, बच्चों से अपेक्षा रखनी चाहिए कि वे पूर्ण रूप से खुद से चीज़ों को खोज पाएंगे। बी है आपका, बच्चों के वांछनीय व्यवहार को बढ़ावा देने के लिए उन्हें इनाम देने चाहिए। सी है आपका कि बच्चों में अवांछनीय व्यवहार को कम करने के लिए सजा देनी चाहिए। और डी आपका है कि बच्चों को सीखने में मार्गदर्शन व सहायता करनी चाहिए। अब देखिए क्वेश्चन क्या पूछा है, ध्यान से देखिएगा। आपको निगेटिव और पॉजिटिव दोनों यहाँ पर लगा भी सकते हैं आप, जैसा हम आपको डेली बताते हैं। क्वेश्चन नंबर आप सभी देख लीजिएगा कि कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 9 है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 9 का हम देखते हैं। अब अगला हम देखते हैं, देखिए बच्चों से अपेक्षा रखनी चाहिए कि वे पूर्ण रूप से खुद से चीज़ों को खोज पाएं। ऐसा हम अपेक्षा नहीं रखेंगे। ठीक है, क्यों नहीं रखेंगे? क्योंकि भाई आप ऐसा अपेक्षा रखेंगे कि हमें कुछ बताना ना हो, बच्चे पूरा एकदम अपनी तरीके से सीखे, ऐसा नहीं। आप भी कुछ हेल्प करेंगे तब तो बच्चा सीखेगा। दूसरा क्या कहा है कि बच्चों में वांछनीय व्यवहार को बढ़ावा देने के लिए इनाम देना चाहिए। बिल्कुल नहीं, उन्हें लालच नहीं देना है हमें। ठीक है, बच्चों में अवांछनीय व्यवहार को कम करने के लिए सजा देनी चाहिए, ये भी हमारा निगेटिव पॉइंट है। इनाम देना, सजा देना और बच्चे से बहुत ज़्यादा अपेक्षा करना, ये सारे क्या है, हमारे निगेटिव पॉइंट है। हमें क्या करना चाहिए, बच्चों के सीखने में मार्गदर्शन व सहायता करनी चाहिए। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा, ये आपका पॉजिटिव था। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम। क्वेश्चन है कि रोमा जसप्रीत को एक क्रॉसवर्ड पहेली सुलझाने में संकेत व इशारे देकर मदद करती है। जब तक जसप्रीत उसे करने में बेहतर न हो जाए, रोमा का धीरे धीरे कर अपनी मदद कम करना निम्न से किसका उदाहरण है। ऑप्शन ए है आपका स्कैफोल्डिंग, बी है अनुकरण अधिगम, सी है बहुबुद्धि, डी है आपका संज्ञानात्मक द्वंद्व। तो चलिए क्वेश्चन दिखा देते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 आपका है, देख लीजिएगा। ठीक है, अब देखिए क्या है, रोमा जसप्रीत को क्या कर रही है, क्रॉसवर्ड पहेली बता रही है, सुलझाने में संकेत कर रही है, इशारा दे रही है, मदद कर रही है। जब तक जसप्रीत उसे करने में बेहतर नहीं हो जा रही है, तो अब ये कर क्या रही है उनके साथ। ठीक है, ये क्या कर उन्हें स्कैफोल्डिंग, स्कैफोल्डिंग हमारा क्या है, स्कैफोल्डिंग भी हमारा क्या है, पॉजिटिव वर्ड है। जहाँ भी स्कैफोल्डिंग दी जाए समझ जाइएगा कि 80% स्कैफोल्डिंग वाला ही ऑप्शन हमारा सही होगा। ठीक है, क्योंकि देखिए यहाँ पर क्या कर रही है, उनकी मदद कर रही हैं और उन्हें क्या है, चीज़ों को बेहतर बनाने के लिए क्या कर रही है, जब तक वो बेहतर ना करें तब तक उनकी धीरे धीरे वो मदद कर रही हैं। ठीक है, यहाँ ना बहुबुद्धि का सिद्धांत भी नहीं हो रहा है, यहाँ कोई अनुकरण नहीं कर रही हैं कि वो उनको देख के कर रही हैं, यहाँ संज्ञान भी उनका कुछ काम नहीं कर रहा है, तो हम क्या करेंगे, स्कैफोल्डिंग लगाएंगे। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम। कथन आपका है कि एक प्रगतिशील कक्षा में शिक्षिका को होना चाहिए और बच्चों को नियंत्रण में रखना चाहिए। ठीक है, एक प्रगतिशील कक्षा में शिक्षिका को होना चाहिए, जरूरी नहीं है शिक्षिका को होना चाहिए, शिक्षक भी हो सकते हैं प्रगतिशील कक्षा में। बच्चों को नियंत्रण में, नियंत्रण जैसे ही आ गया, हम कभी भी बच्चों को नियंत्रण मतलब नहीं रखेंगे। जैसे ही आपका नियंत्रण मिल गया कि बच्चों को हम नियंत्रण में रखना चाहिए, ये आप वैसे ही गलत कर देंगे, आपका निगेटिव में चला जाएगा। ठीक है, तर्क ये क्या कहना चाह रहे हैं, क्यों, क्योंकि बच्चे तभी सीखते हैं जब शिक्षक उन पर पूर्ण रूप से नियंत्रण रखते हैं। क्या ऐसा है कि हमारे शिक्षक हमारे ऊपर पूर्ण रूप से नियंत्रण रखें, हमें कहें कि आज पूरा चैप्टर तैयार करना है तो हम तैयार कर लेंगे, हमारी मर्जी नहीं रहेगी तो भाई हम नहीं तैयार करेंगे। अगर हमें इंटरेस्ट रहेगा, हो सकता है हम आपको प्यार से कहें, आपको वो चैप्टर 2 दिन में तैयार करवा सकते हैं। लेकिन अगर हम पूरी तरीके से आप पर नियंत्रण करके, आपको दबाव रख के चीज़ें करवाएं तो आप नहीं करेंगे। ठीक है, तो ये दोनों ऑप्शन हमारा क्या है, गलत हो जाएगा। ऑप्शन ए एंड आर दोनों गलत हो जाएगा। चलिए यहाँ पे इनका तर्क का कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि इसका ये कोई तर्क ही नहीं है, ना इनका इसका कोई तर्क है, तो बस यहाँ पर ऑप्शन में हो जाएगा कि ऑप्शन ए एंड आर फॉल्स। चलिए देख लीजिएगा, बोथ ए एंड आर फॉल्स। ऑप्शन नंबर डी सही कर लीजिएगा आप सभी यहाँ पर। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन आपका है कि डैश वाले व्यक्ति अपने पूर्व ज्ञान के आधार पर संबंध बनाने में सक्षम होते हैं और विचारों के बीच वर्गीकरण, पैटर्निंग और संबंधों को गहराई देख पाते हैं। ऑप्शन ए है तर्क गणितीय बुद्धि, बी है शारीरिक गतिक संवेदना बुद्धि, सी आपका है अंतर्वैयक्तिक बुद्धि और डी आपका है भाषाई बुद्धि। ठीक है, इनका कहना क्या है, ऐसे कौन से व्यक्ति हैं जो अपने पूर्व ज्ञान के आधार पर संबंध बनाने में सक्षम होते हैं। वो क्या करते हैं, पूर्व
ज्ञान जो उनका होता है उससे जोड़ के चीज़ों को वो कर लेते हैं। तो चलिए हम देखते हैं पूर्व ज्ञान से अब क्या करते हैं। जब हमें पहले का ज्ञान होता है तो हम क्या करते हैं, तर्क लगाते हैं। कहते हैं ना कि आप तर्क लगाओ कि इसके पहले आपने ये काम किया था तो तर्क लगाओ, ऐसा काम ये भी हो सकता है। होता है ना कि हम तर्क लगा के कुछ चीज़ें पता कर लेते हैं। जैसे कोई व्यक्ति है हमसे बात कर रहा है तो हम कहते हैं ना कि इस व्यक्ति को हम तर्क लगा के कह सकते हैं कि ये व्यक्ति झूठ बोला है या सच बोल रहा है। तो वही होती है जब हम अपने, क्योंकि कोई हम क्यों तर्क लगा पाते हैं, क्योंकि अगर इसके पहले हमसे कोई झूठ या सच बोला होगा, ठीक है, अगर आपसे कोई झूठ या सच बोला होगा तो आपको पता होगा कि ये व्यक्ति झूठ बोल रहा है या सच बोल रहा है। तो उसी आधार पे आप क्या करते हैं, उसी आधार पे आप तर्क लगाते हैं कि ये सामने वाला झूठ बोल रहा है या सच बोल रहा है। तो क्या होता है, जब हम अपने पहले वाले ज्ञान को क्या करते हैं, संबंध बनाने में सक्षम है, तभी हम क्या करते हैं, वो तर्की गणितीय बुद्धि आएगी आपका यहाँ पर। लॉजिकल मतलब आप तर्क लगा रहे हैं वहाँ पे, ये इस तरीके से याद रखिएगा आप। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है कि सह शिक्षा कक्षा में लड़कों के लिए एक शिक्षक की टिप्पणी बहादुर बनो और लड़कियों की तरह कमजोर व्यवहार मत करो किसका बढ़ावा देगा। तो देखिए, जेंडर वाले से हमने आपको हमेशा कहा है कि क्वेश्चन पूछा जाता है आपको। ऑप्शन ए है जेंडर समता, बी है जेंडर रूढ़िवादिता, सी है जेंडर भूमिका में लचीलापन, डी है जेंडर समानता। अब देखिए, जो बच्चे डेली वीडियो देखते होंगे वो ये सारे क्वेश्चन बहुत आसानी से कर लेंगे, क्योंकि यही पैटर्न जो है सारे जितने भी आपके पेपर आए हुए हैं सारे पेपर में यही पैटर्न फॉलो हुआ है। चलिए यहाँ पर देख लेते हैं, अच्छा लड़का अच्छी लड़की। ठीक है, ये देखिए क्या यहाँ पर क्या कहा इन्होंने कि शिक्षा क्या करे, बहादुर बनो, लड़कियों की तरह कमजोर व्यवहार मत करो। अब ये क्या कर रहे हैं, यहाँ पार्शियलिटी कर रहे हैं कि मतलब यहाँ लड़के और लड़कियों में क्या कर रहे हैं, अंतर कर रहे हैं। तो अंतर करने पे हमने क्या बताया था, आपका जेंडर रूढ़िवादिता आएगा। अगर यहाँ पे ये समानता करते हैं कि लड़का और लड़की दोनों बराबर हैं, तब जेंडर समता आपका आता। ठीक है, जेंडर इक्वेलिटी आती, सॉरी जेंडर समानता आता जब लड़का और लड़की को हम क्या करते हैं, सेम सेम कहते हैं। ठीक है, समता नहीं समानता वाले में आ जाइएगा। जेंडर इक्वलिटी तब आती जब कहते हैं अच्छा लड़का अच्छी लड़की, या फिर इस तरीके से हम कहते हैं ना कि अच्छा लड़का लड़की को छोड़िए, जैसे सीधा समझ लीजिए आप सभी। जेंडर में रूढ़िवादिता में ये होता है कि हम क्या करते हैं, लड़के लड़की में अंतर करते हैं, और जेंडर समानता में होगा कि हम अंतर नहीं करेंगे, इन्हें बराबर का हक देंगे। बस इतना याद रखिएगा आप सभी। और ज़्यादा से ज़्यादा आपको क्या पूछा जाता है, यही पूछा जाता है, जेंडर रूढ़िवादिता से पूछा जाता है। ज़्यादा से ज़्यादा लड़के और लड़कियों में अंतर करके पूछा जाता है, तो आप इसको ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन 14। क्वेश्चन 14 है कि निम्न में से कौन सतत एवं समग्र मूल्यांकन के प्रमुख अभिलक्षण है। ऑप्शन 1 है इसका प्राथमिक उद्देश्य विद्यार्थियों का पृथक्करण व नामीकरण है। ऑप्शन 2 है यह शिक्षकों को अपने शिक्षा शास्त्र पर मदद करने के अवसर देता है। ऑप्शन 3 है यह मूल्यांकन को सीखने का हिस्सा मानता है। ऑप्शन 4 है यह डर और चिंता पैदा करके सीखने को बढ़ाता है। तो आपको बताना है कि सतत एवं समग्र मूल्यांकन के प्रमुख अभिलक्षण, अब इनमें से आपको बताना है कौन सा है। ये मैं थोड़ा और छोटा कर देती हूँ, देखिए आपको दिखता है कि नहीं। अब आप उत्तर बताइएगा। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर हम देख लेते हैं, हमारा जो ऑप्शन नंबर सी है वो बिल्कुल सही होगा। कैसे सही होगा, 2 और 3 कैसे होगा, देखिए पहला क्या होगा, पहला क्या है कि प्राथमिक उद्देश्य विद्यार्थी का पृथक्करण। हमने आपको हमेशा बताया है जहाँ पर लेबलिंग दे दे, लेबल जहाँ पर दे दे, समझ जाइए कि निगेटिव है, तुरंत उसको कट कर दीजिए, हटाइए उसको सामने से। ठीक है, दूसरा दिया है देखिए अवसर, अवसर हमारा क्या है, पॉजिटिव वर्ड है, अवसर को सही करिए, पॉजिटिव एक मिल गया हमारा। दूसरा क्या पॉजिटिव मिला हमें, सीखने का हिस्सा मानता है मूल्यांकन, सही है। चौथे में हम आते हैं चिंता डर पैदा करना, ये ऐसे ही निगेटिव हो गया। अब देखिए 2 पॉजिटिव हो गया हमारा, 2 निगेटिव हो गया। हम आपको हमेशा बताया लेबलिंग जब भी आएगा निगेटिव आएगा, चिंता डर बच्चे में बढ़ाएंगे निगेटिव आएगा। अवसर क्या है हमारा, पॉजिटिव वर्ड है, और मूल्यांकन सीखने का हिस्सा मानता है, ये भी हमारा पॉजिटिव है। तो 2 और 3 हमारा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है, इसका ऑप्शन थोड़ा बड़ा है, क्वेश्चन आप लिख लीजिए और माइंड में रख लीजिए, पढ़ लेते हैं, फिर हम आपको ऑप्शन बाद में दिखाते हैं। ये लास्ट क्वेश्चन हमारा है। ठीक है, क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न समालोचनात्मक चिंतन को बढ़ावा देता है बजाय कि सूचनाओं के मात्र प्रत्यास्मरण को। देखिए अब यहाँ बस आपको ध्यान क्या रखना है कि कौन सा प्रश्न, अभी ऑप्शन में आपको प्रश्न दिया होगा,
वो समालोचनात्मक चिंतन को बढ़ावा देता है। आपको यहाँ बताना क्या है, समालोचनात्मक चिंतन को क्या बढ़ावा देगा। क्वेश्चन ये याद रखिएगा, समालोचनात्मक चिंतन मतलब आपको क्या है कि फॉलोइंग क्वेश्चन प्रमोट्स क्रिटिकल थिंकिंग, किसके अपेक्षा मोर थिंकिंग किसके अपेक्षा, सूचना के मात्र प्रत्यास्मरण को। ठीक है, आपको जब हिंदी ना आए तो इंग्लिश में थोड़ा बहुत देख लिया करिए कि रिकॉल ऑफ इंफॉर्मेशन। अब आइए देखते हैं ऑप्शन क्या है हमारा। ऑप्शन ए आपका है कि आखिरी जनगणना किस वर्ष में हुई थी। ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है, यहाँ पर आपको बताना था कि आपका जो क्रिटिकल थिंकिंग है, इस क्वेश्चन में से बच्चे में से आप कैसा क्वेश्चन पूछेंगे कि उसके अंदर क्या हो, क्रिटिकल थिंकिंग हो। ठीक है, बी क्या है आपका, महात्मा गांधी का जन्म कहाँ हुआ था। सी आपका है कि भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे। डी आपका है कि समाज में लोकतांत्रिक आदर्शों को बढ़ावा कैसे दिया जाता है। अब देखिए, बच्चे में क्रिटिकल थिंकिंग लाना है तो हम किस तरीके के प्रश्न पूछेंगे। अगर हम उससे पूछते हैं कि जनगणना किस वर्ष हुई थी, वो एक लाइन में बोल के हट जाएगा, यहाँ पे हमें उसकी क्रिटिकल थिंकिंग पता ही नहीं चलेगी। दूसरा, अगर हम पूछें महात्मा गांधी का जन्म बताओ, वो एक लाइन में बता के हट जाएगा, रटा रटाया क्वेश्चन हो जाएगा उसका। राष्ट्रपति कौन थे ये भी पूछेंगे तो ये भी वो एक वर्ड में बता के हट जाएगा, क्योंकि ये उसका रटा रटाया होगा। ठीक है, जब हम उससे पूछेंगे कि समाज में लोकतांत्रिक आदर्शों को बढ़ावा कैसे दिया जाएगा, तब बच्चा क्या करेगा, खुद से चीज़ों को क्या करेगा, खोजेगा, सोचेगा और वो अपने मन से आपको उत्तर देगा। तो यहाँ पे क्या होगी, उसकी जो थिंकिंग होगी, क्रिटिकल थिंकिंग को क्या होगा, यहाँ पर ये क्वेश्चन प्रमोट करेगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या होगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। तो ये रहे हमारे 15 क्वेश्चन, बाकी के हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। और हमने आपको प्लेलिस्ट बना दी है, तो आप वहाँ से जाके 16 हमने प्लेलिस्ट बना दी है, 16 जितने वीडियो आपके थे, तो बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। और प्लीज़ अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को क्लिक कर लीजिएगा, ताकि मैं देखिए बेल आइकन को क्लिक करने से मैं जो भी वीडियो बनाती हूँ उसका जो नोटिफिकेशन होता है आप तक पहुँच जाता है, जब भी मैं वीडियो आपको प्रोवाइड करती हूँ। तो थैंक यू एवरीवन, देखते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।